अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज़ में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी वीडियोस को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जब मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, पजीराई मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यू डोंट नो दैट वैल्यू। तो आज माशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करने लगी हूँ वहीं से जहाँ से मैंने कल छोड़ी थी। और मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी दे दूँ, बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दूँ कि वो लिसनर्स जो हमारी वीडियो उनको कुछ समझ आए कि भाई ये स्टोरी क्या सुनाई जा रही है, इसका क्या इसकी सेंस बन रही है। अच्छा, होता ये है कि ये असल में स्टोरी है 5 कज़न्स की। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें हवेली में सब रहते हैं, इकट्ठे रहना उनका स्टाइल है। और ये जो इन्होंने अभी तक 3 कज़न्स के बारे में बताया गया है। एक कज़न जो है उसकी बीवी हवेली में रहती है लेकिन वो घर से बाहर भागा हुआ है, शादी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये चीज़ अभी ओपन नहीं की गई कि उसकी क्या स्टोरी थी। और दूसरा कज़न जो है उसको एक मुलाजमा से मोहब्बत हो जाती है, ज़लावर शाह, और उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी मुलाजमा को, पहले तो वो वेट करता है कि मैं मुलाजमा घर वालों को ओके कर लूँ, मुलाजमा के लिए मना लूँ, लेकिन उसे एक खौफ होता है कि कहीं ये मेरे हाथों से निकल ना जाए। तो इस खौफ की वजह से वो उसे किडनैप करता है और किडनैप करके निकाह करके उसे उसकी मोहब्बत को महफूज कर लेता है। ये स्टोरी थी ज़लावर शाह की। अब एक अनाइश शाह भी है, मुकर्रर शाह। मुकर्रर शाह की स्टोरी क्या है कि इसका बचपन में निकाह हो गया था और उसकी लड़की की जो सतीली माँ थी वो बेटी को लेके बाहर निकल जाती है। चूँकि लड़की की सारी प्रॉपर्टी होती है, असल में वो उसकी जो सतीली माँ होती है वो उसकी दुश्मन होती है और वो इसको हवेली वालों के खिलाफ कर देती है और उसे बताती है कि तुम्हारा इस तरह निकाह हुआ था लेकिन तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी, तुमने फिजान मलिक से शादी करनी है, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा मुहाफिज है। अब लड़की का अपने माइंड में बहुत ज़्यादा मुखालफत और नफरत बड़ी होती है मुकर्रर शाह के लिए और हवेली वालों के लिए। और इतने में मुकर्रर शाह जो है वो उसकी माँ बाप को भी मार देता है, सबको मार देता है। और वो जो उसकी नफरत होती है, सम टाइम हमारे माइंड में जो नफरत चल रही होती है तो हैपनिंग में जो कुछ हो रहा होता है हमारे सामने, हम उसको अपने माइंड के मुताबिक एनालिसिस कर रहे होते हैं। ऐसा ही अनाइश करती है। अनाइश को वो सब कुछ ऐसा ही नजर आता है कि नहीं मेरे दुश्मन है, जबकि मुकर्रर शाह जो है वो अनाइश को अपने फ्लैट में लेके जाता है, अपने घर लेके जाता है, अकेले में उसके साथ सेटिंग्स करना चाहता है, उसके अंदर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है और अपनी शादी को कायम रखना चाहता है। इस चीज़ के लिए वो हवेली जाने से पहले उसको चाहता है कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो और वो दादा अब्बू की रिस्पेक्ट करे और दादा अब्बू से तमीज़ से बात करे। तो तभी मैं, जब तक वो इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर देता तब तक मैं हवेली नहीं लेके जाऊंगा। अभी सारे चक्कर के लिए वो उसे लादा घर में रखता है और उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए उसे केयर और उसे हर चीज़ अवेल करने की कोशिश करता है कि ताकि इसकी नफरत जो है हमारे बारे में क्लियर हो जाए, इसकी जो नफरत है वो मोहब्बत में बदल जाए। अब देखते हैं कि वो किस हद तक इस काम में कामयाब होता है और किस हद तक नहीं होता। अभी तक अनाइश को कुछ नहीं पता कि उसके साथ सच क्या है और झूठ क्या है। ये स्टोरी अभी तक यहीं पे है। चले आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया किए बिना। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने सुबह जाने से पहले तुमसे कहा था कि मेरे आने तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना, मैं इंतजार नहीं करूंगा। अंदर दाखिल हुआ तो उसे आराम से सोफे पर टीवी देखते पाया। आपको सच में लगता है कि मैं इन कपड़ों में आपके साथ कहीं बाहर जाऊंगी? ठीक है, मैं मानती हूँ आप मेरे शोहर हैं, आपके सामने मैं जैसा चाहूँ लिबास पहन सकती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इस ड्रेस में अपने साथ बाहर लेकर जाएंगे? मुकर्रर शाह के या आपकी गैरत गवारा करेगी कि मुझे कोई मर्द यहाँ इस तरह से देखे, या मैं बुरखा पहन लूँ लेकिन अंदर वो भी मौजूद नहीं है? आप अपनी बीवी की ज़रूरत का सारा सामान अंदर रखते हैं लेकिन इसे दुनिया से बचाने के लिए शायद कुछ नहीं रखते। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरे वालिदैन की परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं यूं मुंह उठाकर कहीं पर भी निकल जाऊं। उसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए थे। यकीनन कल वाली बात का बदला ले रही थी जब उसने कहा था कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें तरबियत नहीं दी। ये मुकर्रश ने एक नया तरीका ढूंढ लिया था इसे बदतमीजी से दूर रखने के लिए। वो इससे हर बात को कहीं ना कहीं इसके वालिदैन से जोड़ देता था। वो हर चीज़ में इसके वालिदैन की तरबियत को ला रहा था। तो क्यों हूँ अपने वालिदैन को इस जैसे इंसान के सामने रुसवा करे? वो बेचारे तो अब इस दुनिया में भी नहीं थे। वो इस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी कि इस शख्स ने उसकी आंखों के सामने उसके वालिदैन का कत्ल किया था। वो शख्स भी इसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकता था। वो इसे दूर जाने के लिए वो हर हद से गुजरने को तैयार थी।
मुकरिश ना में सार हिलाता हुआ आगे बढ़ता इसका हाथ थामे इसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गया था। कमरे में दाखिल होकर इसने इसी अंदाज में इसका रुख ड्रेसिंग रूम की जानिब किया और रूम खोलते ही सामने छोटे स्टूल पर इसे एक पैकेट नजर आया था। अगर तुम इस पैकेट को खोलकर देखने की गलती कर लेती तो यकीनन इतनी बकवास करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत कभी महसूस ना होती। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरे नसीब में ही बेवकूफ बीवी लिखी है। वो बेहद नॉर्मल अंदाज में पैकेट इसके हवाले करते हुए बोला था, जबकि वो जो सुबह से आराम से ये सोच कर बैठी हुई थी कि इसके पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं थे जिन्हें पहनकर वो कहीं बाहर जा सकती, तो इसे अपने साथ लेकर कैसे जाएगा। अब इस पैकेट में क्या है वो अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि इस पैकेट में इसके लिए ड्रेस ही है, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी समझा। तुम जब इसको खोलोगी ना तो फट जाएगा, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, तब तक मैं अपने दोस्तों के खाने का इंतजाम करता हूँ। वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि वो हाथ में पकड़ा पैकेट खोलने लगी। पैकेट ओपन करने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक थी जिसका कलर नेवी ब्लू था, लेकिन मौसम के लिहाज से ही डिजाइन किया गया था। फुल स्लीव्स के साथ वो एक बेहतरीन बाहया ड्रेस था। आज सुबह मुलाजमा इसके सारे कपड़े लेकर चली गई थी, जिस पर इसने अंदाजा लगा लिया था कि यकीनन मुकर्रिश ने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा होगा, लेकिन इसने फिर भी कोई अहमियत नहीं दी थी। अब इसने इतना भी कोई बड़ा मार्का नहीं मारा था जिस पर वो इसका शुक्रिया अदा करती। वो इसकी बीवी थी, कम से कम इसके कपड़े खाने पीने का ध्यान तो रख सकती थी। अगर वो इसे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर रख सकता था तो बाकी सब चीजें भी इसके फराइज में शामिल होने था और ये कानून इसने अपने लिए खुद लागू नहीं किया था। इसने इसकी जात को अपने ऊपर फर्ज हरगिज नहीं होने दिया था। वो बिल्कुल आज़ाद भी थी। जब वो वापस कमरे में आया तो इसे आईने के सामने खड़े बाल बनाते हुए देखा। इसके बालों की स्याह आबशार पूरी कमर पे फैली हुई थी। इसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे। माशाल्लाह, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें काटना हिम्मत और लंबा इन्हें काटना मत, और लंबा करो। मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। वो कमर से नीचे आते हुए बालों को देखता इसके पास रुक गया था। वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन इसके हुस्न की तारीफ में इसने कोई कसीदे नहीं पढ़े थे। आपकी बाकी 3 बीवियों के बाल लंबे होंगे, अगर नहीं भी हैं तो आप ये फरमाइश उन्हीं तक महदूद रखें। खबरदार जो मुझ पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाई। मेरे बाल हैं, मैं काटूं या ना काटूं, लंबे रखूं छोटे रखूं, मेरी मर्जी चलेगी। इसके लहजे में एक बार फिर से बदतमीजी दर आई थी, और जानती थी इतनी बदतमीजी उसने शायद जिंदगी में कभी इतनी बदलिहाजी नहीं की थी। लेकिन इस शख्स से सीधे मुंह बात करना अपनी तौहीन समझती थी। तुम भी मेरी हो डार्लिंग, तुम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मेरी हो। तुम पर हुक्म चलाना, अपनी मर्जी थोपना, हर चीज का हक रखता हूँ मैं। लेकिन बेहतर है कि मैं अपना हक 17 दिन के बाद इस्तेमाल करूँ, ताकि तुम्हें कोई गिला ना रहे। इसने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, जबकि इसका मकसद यकीन इसे इस बात का एहसास दिलाना था कि 13 दिन गुजर चुके हैं, अब इसके पास बहुत कम वक्त बाकी है। इसे भी आज ही इस बात का एहसास हुआ था कि वो इतने वक्त से घर से इस शख्स के साथ रह रही है। वो अपने बाल बांधने लगी थी कि अचानक ही मुकर्रिश ने इसके हाथ थाम लिए। बाल खुले रहने दो, ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह खुले रहने दो, वैसे भी मैंने कौन सा किसी की नज़र तुम पर पड़ने देनी है। वो मुस्कुराकर कहता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो इसकी बात क्यों माने सोचकर अपने बाल पॉनी टेल की सूरत में बांध चुकी थी। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो इसे अपने बंधे बालों के साथ देख कर भी कुछ ना बोला। बाहर आने का इशारा किया, वो भी खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई थी। शुक्र ही था कि उसने इससे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे पता था कि इसे गुस्सा तो जरूर आया होगा। उसे गुस्सा दिलाने के लिए ही तो सारी ऊट पटांग हरकतें करती थी। वो यहाँ आने के बाद पहली बार घर से बाहर कदम रख रही थी, और दूसरी बार उसने बाहर लॉन में कदम रखा था, जहाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर के बाहर बैठे न जाने कौन सी प्यार मोहब्बत की बातों में मसरूफ थे। इसे देखते ही दोनों में से एक शेर उठकर खड़ा हुआ था, तो उसने फौरन आगे बढ़ते हुए मुकर्रिश का बाजू अपने हाथों में दबोच लिया, जैसे वो शेर इसी की तरफ बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है। इसके अचानक अपना हाथ थामने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। मेरा दोस्त तुमसे भी दोस्ती करना चाहता है, इसीलिए तुम्हारे एहतराम में उठ खड़ा हुआ है। लेकिन तुम तो इस तरह से डर रही हो जैसे वो कोई खूनख्वार जानवर है और तुम्हें खा जाएगा। वो इतने रिलैक्स और नॉर्मल अंदाज में बोला था कि वो इसे घूर कर रह गई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि अब तक मैंने जिंदगी में शेर से ज़रा खूनख्वार जानवर नहीं देखा जो खा जाता है। वो चबा चबा कर गुस्से से बोली थी, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी कम थी कि वो बहुत मुश्किल सुन पाया था। वो इसकी एक तरफ से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका ये बचगाना अंदाज मुकर्रिश को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके इतने पास थी, अनजाने में ही सही, लेकिन वो उसकी खुशबू को भी अपने अंदर अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था।
اس نے نامحسوس انداز میں اس کے کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ تمہیں ان سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، وہ بالکل تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ میرے دوست ہیں اور میری زندگی میں موجود ہر شخص کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ جیسے ہی اس کی ہر بات سے انجان جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور دوسری جانب آ گیا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی کے چاروں طرف کالے شیشے لگے ہوئے تھے جو اس نے بند کر دیے تھے۔ وہ گاڑی میں چلتا اے سی گرمی سے بچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انائش کا سارا دھیان سڑک کی طرف تھا، جہاں پر بے شمار گاڑیاں شاید اپنی روز کی روٹین پر تھی۔ اتنے دنوں سے وہ گھر میں قید تھی، وہ ایک دفعہ بھی اسے اپنے ساتھ باہر نہیں لایا تھا۔ اسے باہر جانے کی عادت بھی نہیں تھی، وہ کم ہی باہر نکلا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک آزادی کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی تب اسے اپنے بالوں میں مکرش کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب دیکھتی، وہ اس کے بالوں سے پونی اتار کر اس کی گود میں پھینک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اتنی گرمی ہے، آپ نے میرے بال کھول دیے ہیں، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ وہ جلدی سے دوبارہ بال باندھ کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ گرمی ہو نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اس کی کسی بھی خواہش کا احترام کیوں کرے؟ وہ دوبارہ بال بند کرتی، اپنا دوپٹہ اپنے بالوں پر ٹھیک کرتی، دوبارہ سے باہر کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مکرش کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بار پھر اس نے وہی حرکت کی تھی جس پر انائش اسے ایک بار پھر سے سخت نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس بار پونی اس نے سامنے ڈیش بورڈ میں پھینک دی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کون سے گاڑی چلائے نا، میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ جینا حرام کر دیا ہے۔ جلدی سے پونی اٹھاتے ایک بار پھر سے اس نے اپنے بالوں کو مضبوطی سے بند کر چکی تھی۔ مکرش نے اسے گھور کر دیکھا تھا، وہ اس کی ذرا سی خواہش کا احترام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں میں اس کا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اسے بادلوں میں چھپے چاند جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیوں اس کی کسی بات کو مانتی؟ وہ تو اس کی ہر بات کی نفی کرتی تھی، اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی تھی اور اس کا یہ انداز اسے سلگا کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے وہی حرکت کی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو اس نے پونے کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس بار فساد کی جڑ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کی آپ نے یہ حرکت؟ اب کیسے سنبھالوں گی میں، اتنی گرمی ہے یہاں اور آپ کو بس اپنی منمانیوں سے فرصت نہیں ہے۔ وہ انتہائی غصے اور بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ منمانی تو ابھی تک میں نے کی ہی نہیں جانے من، اور جس دن میں نے منمانیوں پر اتر آیا نا اس دن چہرہ چھپاتی پھرو گی۔ فی الحال تو صرف میں اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا تو بال ایسے ہی چھوڑ دو تو تمہیں میری بات مان لینی چاہیے نہ، مجھے چیلنج مت کیا کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، پھر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا، جبکہ اسے سن کر وہ بھی اگنور کرتی باہر دیکھنے لگی، جبکہ گاڑی کراچی کی ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، 1 گھنٹہ یہاں لگ جائے گا، اوپر سے مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے ڈنر کے چکر میں نے کچھ بنایا بھی نہیں تھا، کاش کچھ کھا لیتی۔ وہ ہڑبڑائی تھی جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، مطلب وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کچھ بھی بہانہ کیوں نہ گنا لے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی دم لے گا۔ گجرے پہنو گی؟ وہ جو ٹریفک کھلنے کا انتظار میں گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، اس کی اچانک بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ کیسا آدمی تھا؟ اس کے بالوں سے پونی تک اتار لی تھی اور اب وہ اسے گجرے پہنانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے غصے سے منہ پھیر لیا، جبکہ اس کی ناراضگی پر وہ مسکرایا۔ نہیں، میں تمہیں پہنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو آواز لگا چکا تھا۔ میں نے منع کیا نا، آپ پر میری کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تم اثر لیتی ہو میری کسی بات کا؟ وولٹر سوال کرنے لگا۔ جی بھیا بولیں، کیا چاہیے؟ میرے پاس گجرے بھی ہیں اور ہار بھی ہیں، قبروں پر ڈالنے کے لیے پھول بھی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں چند شاپر اور کچھ چند پھولوں کے گجرے لیے سے دکھا رہا تھا۔ ارے نہیں یار، میری بیوی زندہ ہے، قبر پر پھول ڈالنے کی نوبت نہیں آئی، اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے، فی الحال تو تم یہ ہاتھ میں پہننے کے لیے گجرے دے دو۔ ویسے تم اس سڑک پر ہی پائے جاتے ہو نا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج کل میری بیگم کی جو حرکتیں ہیں نا، جلد ہی تم سے قبر کے پھول لینے کی نوبت بھی آ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ بچہ پہلے تو حیران تھا، اس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس کا مذاق سمجھ کر وہ بھی ہنس دیا۔ ارے صاحب جی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ باجی کتنی پیاری ہیں، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور تم لوگ ایسے ہی ہمیشہ ایک ساتھ رہو۔ وہ گجرے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگا۔ بہت شکریہ دوست، یہ رکھو۔ وہ پیسے نکال کر اسے دینے لگا۔ صاحب میں چینج لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ اس نے اسے روک دیا۔ ضرورت نہیں دوست، تو رکھ لو، اور بتاؤ کیا کرتے ہو پھول بیچنے کے علاوہ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، کیونکہ اس وقت رنائش کو مخاطب کرنا تو جیسے اپنے لیے سزا ہی بن گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بوریت دور کرنے لگا۔
कुछ नहीं साहब, फूल बेचता हूँ, अपनी बहन का ख्याल रखता हूँ। अब्बा का इंतकाल हो चुका है और अम्मा एक पैर से मजदूर है। वो भी इसके साथ ही रुक कर से बताने लगा। इसकी दास्तान सुनकर अनाइश हैरानगी से इस छोटे से बच्चे को देखने लगी थी, जो इतना सब कुछ होते हुए भी कितनी खुशदिली से अपना काम करता रहा। कितना कमा लेते हो फूल बेचकर? वो मजीद सवाल करने लगा। कमीशन रखता हूँ साहब जी, इन सब चीज़ों के साथ 10% मेरा और बाकी मालिक का। अगर तुम्हारे फूल ये बाकी चीज़ें ना बिकें तो इस बार सवाल अनाइश की तरफ से आया था। तो कुछ नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, भूखा नहीं सोने देता। वो दिलेरी से मुस्कुराया था। क्या बात है दोस्त, तुम तो बड़े मजे के इंसान हो। ये मेरा कार्ड पकड़ो और कल इस जगह मुझसे मिलने के लिए आना। वो अपना कार्ड उसे देते हुए बोला। उसने जाने की इजाज़त दे दी क्योंकि ट्रैफिक खुल चुकी थी। आपने इस लड़के को क्यों बुलाया? मेरे ख्याल में इसका इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका था। अब अगर कल वो अपना काम नहीं करेगा तो शाम को खाएगा क्या? अब हर इंसान आपकी तरह फारिग तो बैठा नहीं होता कि किसी के भी बुलाने पर उठकर चला आए। आपने सुनी नहीं उसकी बातें, कितनी मुश्किल से वो गुजारा करता है। इसका एक लम्हा अहम है, लेकिन आपको क्या पता एसी की गाड़ियों में अय्याशी करने वाली सड़क पर चलने वाले का दुख कहाँ समझते हैं। वो सुनाने पर आई तो फिर सुनाती ही चली गई, जबकि वो नफ़ी में सारे हिलाता गजरे इसकी गोद में रख दिया था। पहनो इन्हें। वो इसकी बात को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए बोला था। मैंने इनकार किया, इसके बावजूद भी आपने इन्हें खरीदा। अब आप ही पहने, मुझे कोई शौक नहीं है ये सारी चीज़ें पहनने का। इसने दोबारा से गजरे उठाकर इसी की जानिब फेंक दिए थे। डार्लिंग, तुम शर्माया मत करो, खुद अपने मुंह से बोल दिया करो कि तुम मेरे हाथ से पहनना चाहती हो। इतने बहाने क्यों बनाती हो? लाओ अपना हाथ दो मुझे। वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा था जबकि दूसरे हाथ से इसकी कलाई थाम चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा, दिमाग खराब हो गया है। ड्राइविंग करते हुए ऐसी हरकतें करते आपको शर्म नहीं आ रही? लोग देख रहे हैं। इसका दूसरा हाथ भी स्टीयरिंग पर नहीं था, बल्कि वो दोनों हाथों से इसके हाथ में गजरा पहनाने लगा। ये काम लंबा तो हरगिज नहीं था और वो कोई कच्चा ड्राइवर भी नहीं था। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वो जबरदस्ती ही सही, लेकिन इसके हाथ में गजरा पहना पहुंच चुका था। एक इंतहाई बुरे इंसान हैं आप, वो इसे देखते हुए बोली, जबकि वो दूसरा गजरा वो खुद ही इसे पकड़ के पहनाने लगा। उसने मजबूर होकर दूसरा गजरा इसके हाथ से ले लिया था, वरना वो इसे जबरदस्ती पहनाने से पीछे ना हटता। डार्लिंग, मैं इंतहाई बुरा नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुरा हूँ। मेरी बुराई तुम्हारी सोच से बहुत दूर है, इसलिए मुझसे पंगेबाजी मत किया करो। चलो आ जाओ, डिनर के बाद तुम्हें शॉपिंग पे भी लेकर जाना है। वो गाड़ी रोकते हुए उसे कहने लगा। मुझे कहीं नहीं। हाँ हाँ बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, यही कहने वाली थी ना? मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर अंदर तक ले जाऊंगा। वाई नॉट मेरी जान, ये मेरे लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। वो इसके इस तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए मुस्कुराया, जिस पर इसने दोनों हाथ इसके सामने जोर दिए। मैं खुद चलूंगी, प्लीज खुदा के लिए। इसकी आजिज़ी बड़े अंदाज पर वो खुद से इसका रास्ता छोड़ के पीछे हट गया था, जबकि वो गुस्से से गाड़ी से निकलती रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ चली गई थी। वो जब से घर से वापस आई थी परेशान थी, अब तो परेशानी से इसका सर भी दर्द करने लगा था। ज़रावर और क्या करेगा, कहीं वो सबको इसके निकाह के बारे में ना बता दे। निकाह की तस्वीरें और निकाह नामा भी इसे दिखा चुका था। अब इसके पास इसके निकाह के तमाम तर सबूत थे। अगर इसने अपने और उसके निकाह के बारे में किसी को बता दिया तो इसकी जो बदनामी होगी वो होगी। न जाने लोग इसके माँ बाप को क्या कहेंगे, वो अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न जाने इसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। मगर ज़रावर के सामने सारी बातें करके वो पछता रही थी कि अगर वो इसके सामने वो सारी बकवास ना करती तो यकीनन हालात इतने ख़राब नहीं होते। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? क्या मैं शाजी के पास जाकर इन्हें मना करूँ? लेकिन क्या वो मेरी बात मान लेंगे? हाँ, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मैंने ज़बरदस्ती मनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। हवेली में कोई भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और शाह साहब भी मेरे लिए कितना लड़ेंगे। आखिर करना तो उनको वही है जो घर वाले कहेंगे, और बड़े शादी कभी भी एक नौकर की बेटी को कबूल नहीं करेंगे। इन्हें हर हाल में मुझे तलाक देनी पड़ेगी, और फिर मेरी ज़िंदगी क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं। और अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो, सिर्फ मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, मेरे भाई का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। अब्बा की नौकरी छूट जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे शादी को मनाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इन्हें मना लूंगी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर इस चीज़ का कोई मुनासिब हल निकाल लेंगे। मुझे इससे मिलना होगा।